हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हमें आज पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने डोबरेनर्स ट्रायड पढ़ा था, जिसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था, उस पर भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी। अभी नया पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट गोज टू दिमित्री लेवनिच मेंडेलीव, अ रशियन केमिस्ट. He was the most important contributor to the early development of periodic table of element, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो ये जो बनाया हुआ है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, वो क्या है? बेस्ड ऑन एटॉमिक मास था। मतलब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किए एंड सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देखो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ नहीं किया है, तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है और टेक्स्ट बुक में भी साथ साथ देखते जाना है। ठीक है। व्हेन मेंडेलीव स्टार्टेड हिज वर्क ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, मतलब उस टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट्स हम जानते थे। ही एग्जामाइंड द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज, Mendeleev concentrated on the compound formed by element with oxygen and hydrogen. एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ कराई? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं। ओके, उस हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनको पता चलेगी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्लेइंग कार्ड्स लिए थे। प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक एक कार्ड के ऊपर क्या किया गया? एक एक एलिमेंट का नाम लिख दिया। सपोज एक कार्ड है तो उसके ऊपर हाइड्रोजन, दूसरा कार्ड है तो उसके ऊपर हीलियम, तीसरा कार्ड है तो उसके ऊपर लिथियम, वैसे। ठीक है। फिर सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की नोट बनाई गई, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा गया। साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखी गई, एटॉमिक मास लिखे गए, सब कुछ जितनी डिटेल मिलती सब कुछ लिख दी। अब जिनके बीच में सिमिलरिटीज़ दिखी, जैसे लिथियम की सिमिलरिटीज़ मिली सोडियम के साथ, तो सोडियम एंड लिथियम को एक ही ग्रुप में रख दिया और धीरे धीरे अरेंज करते गए। अरेंज करते 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 उन्होंने एक पूरा टेबल कंप्लीट किया, जिसको हम जानते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से। ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट ग्रुप में समझो। फर्स्ट ग्रुप में आपको दिखेगा R2O एंड RH, फिर RO, RH2, R2O3, RH3, RO2, RH4, R2O5, RH3 वापस, फिर RO3। देखो ऐसा क्यों होता है उनको नहीं पता था, उन्होंने रिएक्शंस कराई अलग अलग एलिमेंट्स की, उनको इतने सारे ग्रुप्स मिले, R2O7 RH, और लास्ट में मिला RO4। ठीक है। अब कैसे मिले समझो। ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो R का जो एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब उसकी हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस कराओ तो RH बन गया। देखो
ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो O की वैलेंसी होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो R2O बनेगा। देखो समझ में आया ना। सेकेंड ग्रुप में क्या हुआ, आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो R की वैलेंसी हो जाएगी +2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करेगा। अब देखो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराओ -1 तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R 1 टाइम H 2 टाइम्स बन गया RH2। ओके, उसी की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराए -2, देखो दोनों का चार्ज सेम है तो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे, बन गया RO। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे R की वैलेंसी रहेगी +3, हाइड्रोजन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R एक बार, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो H 3 टाइम्स, मिल गया RH3। ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो R 2 टाइम्स, इधर मल्टीप्लाई करो O 3 टाइम्स, तो बना R2O3। ठीक है, यहाँ पे तो R की वैलेंसी +4, हाइड्रोजन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा RH4, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो +4 -2, तो R एक बार आएगा, ऑक्सीजन 2 टाइम्स आएगा। देखो यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे -4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो RO2 बना। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनने लगे तो मतलब आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो ये 1 2 3 4 5 सपोज, और एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग, तो वैसे बनेगा RH3। बट उस टाइम पे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, सिर्फ हाइड्रोजन एंड ये जो भी एलिमेंट है उसके मास का रेशियो हम निकाल सकते थे, और मास का रेशियो है उसकी हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट करते थे कि एक एटम ये ग्रुप के एलिमेंट का है और 3 एटम हाइड्रोजन के जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स हैं और इधर ये जो है वो हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, नीचे से स्टार्ट किया है पीरियड्स, पीरियड में 1 2 3 4 5 एंड 6, उसमें फोर्थ में 2 पार्ट है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, फिफ्थ में भी 2 पार्ट, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, सिक्स्थ में भी फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो है ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, वो आप टेक्स्ट बुक में टेबल देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। और आप देख सकते हो हाइड्रोजन सबसे पहले रखा हुआ है, उसका मास क्या है 1.008, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं रखा गया, फिर लिथियम ऐड रखा गया है 6.939 पे, थर्ड नंबर पे रखा गया है बेरिलियम, बेरिलियम का मास 9.012, फिर बोरोन 10.81। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। फिर ये जब पूरा कंप्लीट होगा ये लाइन, तो वापस यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब अचीवमेंट्स कौन कौन से थे, तो फर्स्ट अचीवमेंट ये था कि उन्होंने अपनी जिद पे नहीं रहे थे वो कि बस मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही अरेंज करना है, जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ी सीक्वेंस चेंज करने की, वहाँ वहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस चेंज भी की थी। कैसे समझो, जैसे कोबाल्ट एंड निकल की बात करें तो कोबाल्ट को पहले रखा था, निकल को बाद में, जबकि कोबाल्ट का मास देखो ज़्यादा है 58.9 यूनिट है और निकल का मास है 58.7 यूनिट। देखो यहाँ पे अगर मास के हिसाब से अरेंज करें तो निकल पहले होना चाहिए, बट उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज करना है तो कोबाल्ट पहले होना चाहिए, निकल बाद में होना चाहिए। तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो
कोबाल्ट है वो पहले आएगा, निकल बाद में। कहाँ पे है वो मैं बता दूँ, जो 4th लाइन है उसमें आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे Fe, उसके बाद कोबाल्ट और उसके बाद निकल है। ठीक है, Fe का मास आपको 55.85 दिया हुआ है, इधर 58.93, ये 58.71। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे ऑर्डर में भी चेंज किया गया। ये फर्स्ट उसका एडवांटेज था, ये एक अचीवमेंट हुआ। सेकंड अचीवमेंट देखो, मेंडेलीव ने गैप छोड़ रखे थे, क्योंकि उस टाइम पे एलिमेंट्स कितने अवेलेबल थे, 63, बट अभी तक हमें कितने मिले, 118। तो उन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट इन्वेंट नहीं हुए थे उन एलिमेंट के लिए जगह छोड़ दी थी और उनके लिए एक नाम रख दिया गया था, और वो नाम प्रीफिक्स था, एका से स्टार्ट होता था। एका मतलब पहले, एका मतलब 1। ठीक है, संस्कृत वर्ड एका प्रीफिक्स दिया हुआ था। अब वो नाम कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता दूं। तो जो स्कैंडियम है, फिर गैलियम है और एक जर्मेनियम है। ठीक है, स्कैंडियम को नाम दिया गया था एका बोरॉन। एका बोरॉन, उस टाइम पे स्कैंडियम अवेलेबल नहीं था, ये इन्वेंट होना बाकी था, तो स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ दी थी और वहाँ पे नाम लिख दिया था एका बोरॉन। वैसे ही गैलियम के लिए नाम दिया गया था एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम के लिए नाम रखा गया था एका सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन जैसी ही प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला था, और बाद में ये डिस्कवर भी हुआ। ठीक है, तो ये हो गई उसका सेकंड अचीवमेंट। और आपको एक दिया हुआ है, देखो उन्होंने फॉर्मूला दिया था E2O3 एंड ECl3, तो सेम फॉर्मूला गैलियम में मिला, Gl2O3 एंड GaCl3, Ga2O3 एंड GaCl3। उन्होंने एटॉमिक मास एका एल्यूमिनियम के लिए प्रिडिक्ट किया था 68 और एक्चुअली मिला 69.7, तो काफ़ी नज़दीक था उनका डेटा। देखो इसी हिसाब से आपको नया एलिमेंट मिला, तो ये एक अचीवमेंट था। ठीक है, ये सब डिटेल भी आपको टेक्स्ट बुक में एक टेबल में दी हुई है, टेबल नंबर 5.5। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो, जो नोबेल गैसेस है वो इन्वेंट हुए बाद में। क्यों? क्योंकि वो नोबेल है, वो इनर्ट गैसेस है, वो किसी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं देते। नोबेल गैसेस मतलब कौन कौन से? नोबेल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब। ठीक है, अब ऐसे गैसेस बाद में इन्वेंट हुए थे, बट फिर भी ये जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। ज़्यादा चेंज क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि उनके लिए अलग कॉलम बाकी था, एक पूरा कॉलम ही उनका बाकी था। तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा कोई चेंजेस करने पड़े नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है, देखो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. Existing order को डिस्टर्ब किए बिना एक अलग ही ग्रुप में ये सारे नोबेल गैसेस को हम रख सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अभी देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखो लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, हाइड्रोजन एटम को कहाँ पे रखना है।
देखो हाइड्रोजन एटम को हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं और एक सेवेंथ ग्रुप में रख सकते हैं जहाँ पे हैलोजन ग्रुप है। ठीक है। अब जैसे यहाँ का एक एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम और यहाँ का एक एलिमेंट ले लेते हैं हम क्लोरीन। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो इन दोनों के साथ मैच करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो क्लोरीन के साथ मैच करेगी, सोडियम के साथ नहीं मैच करेगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन मोस्टली आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा, ये भी गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है, ये तो मेटल है। तो मतलब उस तरफ से देखा जाए तो आपको लगेगा कि हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए। बट रिएक्शन देखो, सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ Na2O बनाता है तो हाइड्रोजन H2O बनाता है। सोडियम है वो क्लोरीन के साथ NaCl बनाता है तो हाइड्रोजन HCl बनाता है। सोडियम सल्फर के साथ है वो Na2S बनाता है तो हाइड्रोजन H2S बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच हो रही है? देखो सोडियम के साथ, तो फिर लगेगा कि सोडियम के साथ रखना चाहिए, इधर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो क्लोरीन के साथ भी मैच होगी। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड बन सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन सकता है, बट जनरल केस में इजीली नेचुरली ये बनेगा। ठीक है। अब आउटर ऑर्बिट की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं स्पेशल सोडियम की बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की ट्राई करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ट्राई करेगा। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन, इसीलिए वो अपना अलग से ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो हाइड्रोजन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए। ठीक है। फिर मॉलिक्यूल की बात करें तो सोडियम है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आएगा, क्लोरीन डायएटॉमिक में और हाइड्रोजन डायएटॉमिक में। अब उस हिसाब से देखा जाए तो क्लोरीन की तरफ मैच करता है ये। तो मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन एक ही अकेला है जिसके पास एक ही ऑर्बिट है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करेगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेवेंथ ग्रुप के साथ मैच करेगी। ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया। अब आगे सेकेंड डिफिकल्टी क्या है? आइसोटॉप्स। अब देखो मेंडेलीव ने क्या किया था, एक एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन बोल दी, बट ये हाइड्रोजन में ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स आते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब तीनों को कहाँ पे रखें क्योंकि तीनों का मास तो डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ सपोज क्लोरीन की, तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से? 17Cl 35, 17 Cl 37। तो अब यहाँ पे मास डिफरेंट है तो पोजीशन एक कैसे हो सकती है? कार्बन की बात करें तो 6C12 एंड 6C14, तो 2 आइसोटॉप्स है। अब 2 मास डिफरेंट बट पोजीशन तो एक ही थी, मतलब पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स दिखाने में ये जो मॉडल है वो असफल रहा था। समझ में आया? तो इन्हीं सारे इश्यूज को सॉल्व किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जो अरेंजमेंट किया है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। तो देखो यहाँ पे नंबर सेम, ये नंबर सेम, नंबर सेम, तो आइसोटॉप्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं क्योंकि सभी आइसोटॉप्स एक ही ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने फिनिश किया है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि एक तो पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करना, ठीक है। एग्जाम में अगर आए तो आपको पूरा ये टेबल है अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अलग से आ सकता है, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अलग से आ सकता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, अगर कहीं पे भी डाउट लगे तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।